बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बरोज जुम्मा जो समात हुई है, इस समात ने पहिया उल्टा घुमा दिया है और इस वक्त एक जानिब तो फौजी अदालतों के हवाले से अब एक या दो समातों के अंदर फैसला आना है, लेकिन आज का दिन बड़ा वाज़ेह था क्योंकि आज फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जजेस के अहम तरीन रिमार्क्स ने पूरा मंजरनामा वाज़ेह कर दिया है। क्या इमरान खान के लिए उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं? क्या इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट से पहिया अब उल्टा घूमेगा? इस हवाले से इन रिमार्क्स के मुख्तलिफ तर्जुमे शुरू हो चुके हैं, जबकि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान के कोर्ट मार्शल यानी कि इमरान खान के फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान की गिरफ्तारी, फिर फौज की तलबी, फिर फौज के हवाले इमरान खान का होना और वहां पर फिर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई इनिशिएट होना इस वक्त कहा यह जा रहा है। और तज्जियाकार जो है उनका यह मानना है कि उसकी राह हमवार होती जा रही है। और ये जो बेंच है, अलबत्ता इस बेंच के हवाले से भी कुछ चीजें हैं और कुछ हमले भी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर आज के दिन में, उन पर भी बात कर लेते हैं। नाज़रीन किराम, पहले दिन की समात आपके सामने है, किस तरह के मामलात हुए और एक 9 रुकनी बेंच बना, फिर 9 रुकनी लार्जर बेंच टूटा, 7 रुकनी बेंच जो है वो नया तश्कील हुआ और इस बेंच ने समात भी की, इनिशियल और रिकॉर्ड मांगा। सुप्रीम कोर्ट में समात के दौरान आज का जो मामला है वो मैं आपके सामने पहले रख दूं ताकि चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट में समात के दौरान सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल देते हुए कहा कि मेरी दरखास्त दीगर दरखास्तों से अलग है। मैंने दरखास्त में आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया। मेरा यह मौक़िफ़ है कि सिविलियंस का आर्मी ट्रायल नहीं हो सकता। सिविलियंस के आर्मी अदालत में ट्रायल होते रहते हैं। मैंने तहरीरी मारूजात भी जमा करा दी है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा और वकील से इस्तफसार किया कि आपने आर्मी एक्ट को चैलेंज क्यों नहीं किया। फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि मेरा यह मौक़िफ़ नहीं है कि आर्मी एक्ट की कोई शिक गैर कानूनी है। मेरा मौक़िफ़ है कि मनपसंद लोगों का आर्मी ट्रायल करना गलत है। आर्मी एक्ट के तहत मखसूस सिविलियंस का ट्रायल खिलाफ आईन है। वकील फैसल सिद्दीकी की दलील पर जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि दूसरे केसेस में आर्मी एक्ट से मुतल्लिक क्या प्रिंसिपल सेट किया गया है, किन वजूहात की बिना पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता रहा है। जस्टिस मंसूर का कहना था कि आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की? जब आप आर्मी एक्ट चैलेंज नहीं कर रहे तो कानून की बात करें। जस्टिस एजाजुल हसन ने वकील फैसल सिद्दीकी से सवाल किया कि किन जराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, आर्मी एक्ट कब अमल में आता है, यह बता दें। कानूनन अगर फौज सिविलियन की हवालगी का कहती है तो रेफरेंस विफाकी हुकूमत को भेजा जाता है। फौज जो है वो चार्ज शीट कर सकती है, लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। बताएं, कमांडिंग ऑफिसर इंतजामी जज से किस बुनियाद पर सिविलियन की हवालगी का मुतालबा करेगा? कोई दस्तावेज तो दिखा दें जिसकी बुनियाद पर सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा होता है। जस्टिस मज़ाहिर ने इस्तफसार किया कि आप यही नहीं बता सकते कि किन दर्ज मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात दर्ज की गई है। यह भी बताएं कि कमांडिंग ऑफिसर कैसे सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा कर सकता है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि यह बताएं कि कैसे फौज की जानिब से यह इल्जाम लगाया गया कि इन अफराद ने जुर्म किया है। इस बार बार आपसे सवाल कर रहे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे। सिविल ट्रायल चल रहा है तो फौज कैसे फैसला कर लेती है कि इस शख्स को हमारे हवाले कर दो? फौज का अंदरूनी तरीकाकार क्या है जिसमें तय होता है कि सिविलियन को हमारे हवाले किया जाए? क्या आर्मी अथॉरिटीज ये फैसला भी कर सकती हैं कि सिविलियन को हमारे हवाले करो? अगर किसी का सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो क्या फौज उसकी हवालगी का कह सकती है? आपके मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला जुर्म जरूरी नहीं कि आर्मी एक्ट के तहत हुआ हो। किसी की गिरफ्तारी के लिए आने से पहले फौज अपने घर पर क्या तैयारी करती है, यह बता दें। अदालत के इस्तफसार पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि यही तो मेरी दलील है कि फौज सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा नहीं कर सकती। जस्टिस याया अफरीदी ने सवाल किया कि ज़ाब्ता फौजदारी में दफात आर्मी एक्ट में कहां है? इस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मसला
फौरन तय करने का है कि कहां ट्रायल होगा। फैसल सिद्दीकी के जवाब पर जस्टिस जाया अफरीदी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप हमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 13 ना पढ़ाएं। आपने कहा कि आर्मी एक्ट को रहने दें, तरीकाकार को देखें, फिर तो हमें इनफरादी तौर पर एक शख्स की गिरफ्तारी को देखना पड़ेगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने कब सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल की मंजूरी दी, ट्रायल का फौरन कैसे तय होता है, यही तो सवाल है। अब ये वो नुक्ते हैं जो अगर अपेरेंटली देखा जाए तो आर्मी एक्ट के हवाले से उसके तहत सिविलियंस के ट्रायल के अंदर ये मुश्किलात पैदा करेंगे, यानी इससे जो गवर्नमेंट साइड है उसके लिए एक धचका है। लेकिन आगे चल के चीजें बदलती भी है और पहिया भी उल्टा घूमता है। और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ने ही करना है। फौज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त दे सकती है। फौज की सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त में सिर्फ ठोस बुनियाद नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे ठोस बुनियाद बनाकर सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त क्यों नहीं दी गई। यानी चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल फौज हवालगी की दरखास्त दे सकती है, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से सिविलियंस को मांग सकती है। मसला बस इतना है कि फौज ने कोई ठोस बुनियादों पर इन लोगों को नहीं मांगा, यानी कि इस चीज को चीफ जस्टिस ने इस तरह से इंटरप्रेट किया है। वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से खामोशी पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि आप ऐसा करें कि ब्रेक ले लें। जस्टिस मंसूर ने कहा कि कॉफी वगैरह पिए, सवालात के जवाब ना देने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। बाद अदालत ने समाअत में 15 मिनट का वक्फा किया। समाअत के दोबारा आगाज पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर से रिमार्क्स दिए कि कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। यह कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, यह दुरुस्त नहीं है। यानी अगर सिविलियन फौजियों को बगावत पर उकसा रहा है तो उसका ट्रायल होगा, और यह अगर कोई कहता है कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालत में नहीं हो सकता तो वो गलत कह रहा है। यह कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल का। देखना होगा कि सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरे इख्तियार में लाने का तरीकाकार क्या अपनाया गया। यह भी देखना होगा कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत मुंतकिल किए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ने ही करना है। फौज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरखास्त दे सकती है, मगर फौज ने ठोस बुनियादें नहीं दी। इस दौरान सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सिविलियंस के ट्रायल के लिए फौजी अदालत गैर मामूली हालात में ही फाल हो सकती है, एक्टिव हो सकती है। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम के केस में अदालत ने करार दिया कि फौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए हैं। इस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इस पर साबिक चीफ जस्टिस के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि यह उनके इल्म में नहीं है कि हुकूमत का मौक़िफ़ यह होगा कि आजकल जंगी हालात है। अगर अदालत समझती है कि 21वीं तरमीम के फैसले की वजह से हाथ बंधे हैं तो लार्जर बेंच ही बना लें। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो लार्जर बेंच बनने पर बहुत कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि इससे पहले फौजी अदालतों को लेजिटिमाइज करने का बेंच गालिबन 8 या 9 रुकनी था, तो जाहिर बात है ये 7 रुकनी बेंच है। अदालत ने दरखास्तों पर समाअत पीर 26 जून को सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी और चीफ जस्टिस ने कहा कि पीर को सलमान अकरम राजा के दलाइल से समाअत का आगाज किया जाएगा। आज खुद नोटिस लेंगे और ना जुडिशियल ऑर्डर करेंगे, लेकिन तमाम चीजें नोट कर रहे हैं। कोशिश होगी कि इस केस का नतीजा मंगल तक निकल आए। अब यह एक बहुत बड़ी चीज है। इसके साथ ही साथ जो फहरिस्त है वो भी सामने आ चुकी है और फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए मजमूई तौर पर 59 लोग हैं जिनके हवाले से चीजें सामने आई हैं। लाहौर से 28, रावलपिंडी 8, गुजरांवाला 10, मियांवाली 5 और फैसलाबाद से 5 लोगों के नाम फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए भिजवाए गए हैं। फहरिस्त में महमूदुर रशीद के दामाद अकरम उस्मान, इबाद फारूक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम के नाम भी शामिल हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो दरखास्त है उसके तहत ये नाम सामने आए हैं। जबकि 9 मई के वाकयात में पंजाब हुकूमत ने गिरफ्तार किए जाने वालों की फहरिस्त अदालत के अंदर जमा करवा दी है और डाटा जो है इसके अंदर जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जमा करवाया गया है उस रिपोर्ट में फौज की हिरासत में मुल्जिमान का डाटा शामिल नहीं, जबकि रिपोर्ट में नाबालिग बच्चों, सहाफियों और वकला का डाटा जो है वो भी शामिल नहीं है। और ये रिपोर्ट जो है इसके मुताबिक तोड़ फोड़ के वाकयात में 3050 अफराद मुलव्वस पाए गए। 9 मई वाकयात पर इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत 51 मुकदमात दर्ज हुए और 1888
افراد کو ATC قانون کے تحت گرفتار کیا گیا، جن میں سے 108 ملزمان جسمانی ریمانڈ پر اور 1247 جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، جبکہ انسدادی دہشت گردی قانون کے تحت 33 افراد کی شناخت پریڈ بھی ہوئی ہے، اور انسدادی دہشت گردی قانون کے تحت 232 افراد ضمانت پر رہا ہوئے ہیں اور 500 افراد کو بے گناہ قرار دے کر چھوڑ بھی دیا گیا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس ذاتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ اہم ہیں۔ ملکی سلامتی کے معاملات براہ راست آرمی کے تحت آتے ہیں، اور اس سب کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ جو ریمارکس دیے ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور اس سب کے اندر چیف جسٹس کے ریمارکس جنہیں ہائی لائٹ کر کے اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کامن سینس کی بات ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرائم کا تعین فوج نے ہی کرنا ہے۔ فوج انسداد دہشت گردی عدالت میں سویلینز کی درخواست دائر کر سکتی ہے کہ سویلینز کو حوالے کیا جائے۔ اب ایک جانب تو یہ سب کچھ بڑا امپورٹنٹ ہے، پاکستان آرمی ایکٹ کا اطلاق سویلینز پر بھی ہوتا ہے، یہ الفاظ چیف جسٹس آف پاکستان نے ادا کیے، اور ظاہری بات ہے کہ ان ریمارکس جو ہیں ان کے مختلف ترجمے شروع ہو چکے ہیں، مختلف طریقے سے انہیں انالائز کیا جا رہا ہے، مختلف طریقے سے ان ریمارکس کو آپ کہہ لیں کہ انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے اپنے اپنے حساب سے، اور اس سب کے اندر بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کا کورٹ مارشل جو ہے، عمران خان کی ملٹری کورٹس کے حوالگی جو ہے اس کی راہ ہموار ہو رہی ہے، کیونکہ عمران خان کی حوالگی اور عمران خان کی ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی، اور اس کے لیے کیس بنایا جا رہا ہے جو کہ 1-2 ہفتے مزید بنے گا، اور وہ کیس بہت مضبوط ترین کیس بنایا جائے گا، ایک پورے ڈاکومنٹس کا پلندہ جو ہوگا عمران خان کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ ہوگی۔ اگر اس اینگل سے دیکھیں تو یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو اس وقت صورتحال ہے آپ دیکھیں کہ الزامات جو ہیں ان کی بارش شروع کر دی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ 9 رکنی بینچ عمران خان، اعتزاز احسن، لطیف کھوسا اور جسٹس عمر عطا بندیال کی مکمل مشاورت سے تشکیل پایا گیا۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا ہے، اور کیا باتیں کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی یہ میسج دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نامزد چیف جسٹس نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ بینچ غیر قانونی ہے، مگر بینچ پھر بھی بضد ہے اور فیصلے کرنے کو تیار ہے۔ سینئر ترین جج نے بینچ کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا۔ اندیشہ ہے، یہ اندیشہ نہیں، یہ دھمکی ہے، اندیشہ ہے کہ اس بینچ کا فیصلہ بھی 14 مئی کے الیکشن کے فیصلے سے دوچار نہ ہو، اور انہوں نے کہا کہ جب سینئر ترین جج نے کہا میں اس عدالت اور بینچ کو نہیں مانتا، اگر میں یہ بات کروں تو توہین عدالت کا مرتکب ہو جاؤں۔ پٹیشن دائر کرنے سے پہلے 2 سینئر وکلا چیئرمین PTI سے ملے، اور چیئرمین PTI کے بعد یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا آئینی موقف اپنایا تو 2 سینئر وکلا منتیں کرنے لگے کہ بینچ سے نہ اٹھے، اور اس سب کے اندر ناظرین کرام انہوں نے اور بھی بڑی تنقید کی، اور ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ انہوں نے لگائی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو خوف ہے، میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو بیانات ہیں انہیں، اور جو کل کی 20 منٹ کی تقریر ہے اسے استعمال کیا جائے گا اس فیصلے کو نہ ماننے کے لیے ایک بنیاد کے طور پر، اور یہی ہو رہا ہے، اور اس کی بنیاد بھی حکومت نے ڈال دی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔